शुरुआत राशिद भाई आपसे करूंगा। कहां ले जाएगी ये मजहब की चिंगारी, और कहां ले जाएंगे ये नेता जो ये डायलॉग बोलते हैं बटोगे तो कटोगे। खेल क्या है इस नेता को जरा आज हमारे दर्शकों को समझाइए कि आखिर क्या बीजेपी डर गई है, महाराष्ट्र के चुनाव का खेल समझ आ रहा है, क्यों खेल कर रही है भाजपा ऐसी, बटोगे तो कटोगे। राशिद भाई। संजय सर, अगर ये मामला सिर्फ एक विशेष समुदाय के खिलाफ होता तो इस बात का तो दर्शकों को मैं एश्योरेंस दे देता कि चलिए इनकी राजनीति इसी बात पर डिपेंड है। लेकिन अगर देश के किसी भी हिस्से से आप शुरू करें, मणिपुर में अगर आप जाएं तो वहां कुकी और मैतोई को बांट कर रख दिया है। आप अगर अपने ही एरिया के आसपास की बात करें, उत्तर प्रदेश की, तो वहां यादव और गैर यादव के अंदर लकीरें खींच कर रख दी हैं। आप हरियाणा में अगर आप आ जाएंगे तो जाट और गैर जाट बनाकर रख दिया है। मतलब जहां भी ये जाते हैं वहां पर खाली हिंदू मुस्लिम का मामला नहीं है, वो तो इनके बुनियाद में, इनके मैनिफेस्टो में या इनके संकल्प पत्र में वो तो गुंथा हुआ है। लेकिन मसला तो यह है कि जाकर के लिंगायत में और वो का लिंगा की राजनीति को अलग करके वो वहां पर दूसरा डर दिखाते हैं, तमिल में कुछ और करते हैं और बंगाल के अंदर किसी और चीज से डराते हैं। जिन प्रदेशों में मुसलमानों की पोजीशन ज्यादा नहीं है वहां दूसरे वर्ग हैं, वहां पर वो जाटों को मुसलमान बना देते हैं। वहां पर वो कुकी और मैतोई को एक दूसरे के सामने मुसलमान, मुसलमान से मतलब यह है कि एक वर्ग का डर दिखा करके बाकी वर्गों को इकट्ठा कर लेना। हाल ही अगर हिंदू मुसलमान की बात होती तो आरएसएस की बुनियाद और बीजेपी की बुनियाद तो 80-20 और 85-15 की इनके सर्वे कह चुके हैं। उस बात को तो एक्सेप्ट कर लिया जाता। 15% मुसलमानों को दीवार से अगर लगाना तो लगाते रहिए, आपकी राजनीति करती रहेगी। लेकिन मसला यह है कि इन्होंने तो ओबीसी को बांट कर रख दिया है, इन्होंने तो दलितों के साथ गैर दलित कर दिया है। उत्तर प्रदेश में 19.5 से 20% जो है वोट वो दलितों का है, लेकिन 12-12.5% जाटव और बाकी गैर जाटव। आप उठाकर देखिए सीएसडीएस का तमाम डाटा, तो पता यह चलेगा कि दलित वोट जो है वो अगर मायावती पे जाता है तो गैर दलितों के अंदर इन्होंने हिंदुइज्म की अगर भावना भर देते तो अच्छा होता। हिंदुत्व की भावना भर करके उनको जिस तरह से अलग थलग किया है, वो मध्य प्रदेश में 12% मुसलमान, 7.5% मुसलमान, वहां ज्यादा चलता नहीं है। राजस्थान के अंदर मुसलमान तो विशेष समुदाय के लोग तो इनके सामने वाकई इनका एक टूल है। लेकिन तकलीफ तो इस बात की है कि हरियाणा में जाटों को मुसलमान बना देते हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश में यादवों को मुसलमान बना देते हैं, वहां कुकी को मुसलमान बना देते हैं। मुसलमान बनाने से मतलब विलन बना देते हैं। और फिर क्या करते हैं कि हैदराबाद में एक सम्मेलन करते हैं और कहते हैं कि नहीं, मुसलमानों को भी बांट दो, इनके अंदर अशराफिया और पसमानदा अलग अलग कर दो। इनके ऊपर हुकूमत करने वाले 2-4% जो अशराफिया लोग हैं जिनको ओबीसी में नहीं आते हैं, वो जनरल क्लास में आते हैं, इनको बांट दो। और एक बात तो मैं और बता दूं अपने दर्शकों को संजय सर, कि अगर उत्तर प्रदेश के किसी थाने में अगर आप जाएं तो आपको वहां महिला सेल मिलेगी, और महिला सेल के अंदर जो बैठा हुआ एसआई है उसको खास निर्देश है कि जब कभी मुस्लिम परिवार का कोई मसला तेरे सामने आएगा तो उस समय तू महिला का पक्ष लेगा, ताकि ये पारिवारिक लड़ाई उनकी जो है बीच में दीवार बन जाए। आज मुस्लिम महिलाओं की वोट हासिल करने के लिए खाली मध्य प्रदेश के अंदर लाडली बहन योजना नहीं चलाई जाती, खाली महाराष्ट्र के अंदर लड़की बहन योजना नहीं चलाई जाती है, वहां महिला सेल के अंदर ये बाकायदा निर्देशित किया जाता है। हमारे पास बहुत सारे सूत्र हैं, हमारे सामने बातें आती हैं। जब मुस्लिम महिला थाने में चली जाती है तो ये बताया जाता है संजय सर कि इनके बीच में इस तरह की खाई बताओ कि इनको ये बताओ कि तुम्हारे सिर्फ और सिर्फ सर्वे सर्वा भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। तो कितनी लंबी प्लानिंग है। 1925 के अंदर इनका जो प्लान था शुद्धिकरण का, उसका कितना रूप बदल गया है। और कितने लोग, देखिए पंजाब में चले जाइए, इनको गैर की तरह देखा जाता है, पंजाब में इनको घुसने नहीं दिया जाता। तमिलनाडु, पूरे नॉर्थ पूर्वोत्तर के जो राज्य, एक आध को अगर छोड़ दिया जाए, यही हालत है। अगर ममता बनर्जी बंगाल के अंदर अंदरूनी और बाहरी की लड़ाई नहीं लड़ती तो आप यकीन मानिए बंगाल के अंदर भी इन्होंने दो वर्ग पैदा कर दिए थे। आतंकवादी कोई भी हो, भ्रष्टाचारी कोई भी हो, पाकिस्तान हो, लेकिन ये तमाम के तमाम मसले ला करके जोड़ के जो जाते हैं। अब एक बात बताइए, योगी आदित्यनाथ महाराष्ट्र में गए, वहां जाकर के उन्होंने जो बयान दिया पूरा देश सुन रहा है। आप शुरू करते हैं बंगाली और घुसपैठियों से, आप शुरू करते हैं पाकिस्तानियों से, लेकिन आपका जो इशारा होता है देश के उस खास करके वर्ग पर होता है, ताकि आप दूसरे वर्ग के अंदर नफरत की चिंगारी बढ़ाकर उसको बढ़ा दें। अरे वोट ले लीजिए, आपके पास तो बहुत सारे तंत्र हैं, आपको तो विभाग, अभी एक मंत्री का मैंने इंटरव्यू किया संजय सर, वो ये कहता है कि आप जानते हैं जो सत्ता में होता है वही चुनाव जीतता है।
यानी कि बिल्कुल कंफर्म बात है कि संस्थान तुम्हारे हाथ में, विभाग तुम्हारे हाथ में, तमाम टूल्स तुम्हारे हाथ में, गोदी मीडिया का बहुत बड़ा तंत्र आपके हाथ में, उसके बावजूद भी अगर आप नफरतें हिंदुइज्म के मानने वालों के अंदर भी डाल रहे हैं, वहां पर भी वर्गीकरण कर रहे हैं, तो ये तो देश के लोगों को समझना चाहिए। महाराष्ट्र की एक बात करके अपनी बात खत्म करता हूं, बाकी बहुत ज्यादा ज्ञानी लोग हमारे साथ हैं कि महाराष्ट्र के अंदर सर मैं 2009 से 2020 तक रहा, मैं हर महीने 10 दिन वहां जाता था अपनी रिपोर्टिंग के मद्देनजर। वहां संजय सर मैं आपको सच कह रहा हूं, मैं कई बार अपने प्रोग्राम में बता चुका कि 10 बरस में मैंने वहां पर किसी दो आदमियों की लड़ाई गुत्थम गुत्था नहीं देखी। इतने सहनशीलता वाले लोग, इतने शानदार लोग, 3 करोड़ 2 करोड़ 1.5 करोड़ लोग रोजाना ट्रेनों से उतर जाते हैं, 10 सेकंड में चढ़ जाते हैं। उत्तर प्रदेश में ये व्यवस्था करके तो देखिए। ऐसे सहनशीलता वाले लोगों के बीच में आप बिस्वा को, आप योगी आदित्यनाथ को क्यों बुला रहे हैं? आपके स्टार कैंपेनर है तो बना दीजिए प्रधानमंत्री, फिर आग क्यों लगती है आपके? आपको जब नफरत फैलानी है तो आप जो है झारखंड में भेजेंगे बिस्वा को, आपको जब नफरत फैलानी है तो योगी आदित्यनाथ को भेजेंगे वहां पर तो एक अंदरूनी और बाहरी का एक नारा लग चुका है जो उद्धव ठाकरे ने चला दिया है। क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर जितने भी उपक्रम थे संजय सर, उसको छीन करके, उनको लूट करके, वहां के लोगों की जबानी बता रहा हूं, मैं भी 15 दिन पहले वहीं था कुरला के अंदर, उनका कहना यह है कि हमारे जो उपक्रम, चाहे वो नितिन गडकरी के माध्यम से आए हों, उनको छीन करके जो गुजरात ले जाया जा रहा है, ये एक मुद्दा उद्धव ठाकरे और कांग्रेस आई और गठबंधन अगर उठाकर रख देगा तो महाराष्ट्र के अंदर ये बंटवारे की राजनीति नहीं कर सकते। हालांकि वहां पर भी इन्होंने महिलाओं में विघटन पैदा कर दिया, 2-2 महीने की एक साथ किस्त दे रहे हैं शिंदे। ये जो चुनाव देर से घोषित किए उसकी वजह ये थी कि 2-2 महीने की ब्राइब दे दी जाए, वो 1500 रुपए महीना है। तो ये विघटन की बातें जो ना खाली हिंदू मुसलमान में नहीं है संजय सर, ये तो इन्होंने अपने वर्ग में, देश के हर वर्ग के अंदर पैदा कर दिए। जी राशि जी, आपको क्या लगता है कि ये जो महाराष्ट्र के हालात हैं, महाराष्ट्र के हालात क्या बीजेपी के लिए खतरनाक हो सकती हैं? ये जो आपस में उठक पटक हो रही है, आपस में राजनीति तेज हो रही है, गडकरी जी किनारे बैठे हुए हैं, इन सब का अंत क्या होगा? इन सब का सीन क्या बनेगा? राशि जी। संजय सर, चूंकि समय की कमी है तो मैं 2 मिनट एक बात इसमें लेना चाहता हूं कि अगर हम महाराष्ट्र की राजनीति को जानना चाहते हैं तो मनीष भाई, इसके अंदर आपको तो खूब मालूम है 46 सीटें ऐसी हैं जो मराठवाड़ा के अंदर का अंतर्गत आती हैं। उन 46 सीटों के अंदर पिछली बार 28 सीटें जो बीजेपी के साथ शिवसेना का था उसने जीती थी। उसके अलावा अब की बार जो लोकसभा का चुनाव हुआ, 8 की 8 सीटें वहां पर शिंदे और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन हार चुका। 3 कांग्रेस ने जीत ली हैं और 3 जो है शिवसेना वाली पार्टी ने जीत ली है, हालांकि एक शिंदे वाली ने भी जीत ली, इसमें कोई दो राय नहीं। तो कहने का मतलब यह है दो मनीष सर, कि मनीष भाई के इसके अंदर जो है ना, मराठवाड़ा जो ये पहले इनका गढ़ हुआ करता था, 46 में से 28 सीटें आती थी और लोकसभा के चुनाव के मद्देनजर आप इस बात का अंदाजा कर सकते हैं कि वो जो मराठा आरक्षण के नाम पर जो वहां पर एक हलचल है, उसमें वो मनोज जरांगे के पाटिल नाम उनका क्या है आप जानते हैं, उन्होंने भी काफी ज्यादा आंदोलन कर रखे हैं। तो वहां तो इनकी कमजोर स्थिति है। लेकिन मैं एक ऐसा अनछुआ पहलू बताना चाहता हूं आपको कि 288 सीटों में हर एक सीट पर मनीष भाई दलितों का जो इसके अंदर कह सकता हूं कि जो कॉपरेशन है वो 15% के करीब है। 67 सीटें तो इसमें ऐसी हैं जो 15 से ज्यादा 18 या 20% हो जाता है। ये वाला जो वोट है मराठा वोट के अलावा, और मैं कह सकता हूं कि मुस्लिम वोट तो एक तरफ बिल्कुल क्लियर है, जो किसी जमाने में 12 था लेकिन अब 15 बताया जाता है, एग्जैक्टली तो 2011 का ही मान के चलते हैं। ये तीनों को जब वोट का जंग अगर मिल जाता है, इसके अंदर अगर प्रकाश आंबेडकर अपना रोल सही रखते हैं, दुरंगा व्यवहार नहीं करते हैं, जो कि उनके ऊपर मुझे शुरू से ही शक रहता है, मैं उस आदमी पे कभी भरोसा नहीं करता। वो आदमी पता नहीं किसका टूल है, आज तक पता ही नहीं चला। लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं कि उसका थोड़ा सा वर्चस्व है अपने समाज में। ये 15% वोट जो है और कहीं कहीं 50 60 70 67 वोटों पे 20 के करीब पहुंच जाता है। संविधान के मुद्दे पर अगर ये गठबंधन के करीब आ जाता है या सहानुभूति के मद्देनजर ये उद्धव ठाकरे के करीब आ जाता है, तो ये जो जितनी भी इनकी चालाकियां हैं ना जो महाराष्ट्र के अंदर चल रही हैं, वो 1500 रुपए पर मंथ की हो या ओबीसी वोटर को अपनी तरफ करने की हो या गुजराती वोटर तो आपको मालूम है उन्हीं का है, या थोड़ा सा मान लीजिए जो अपर क्लास समाज है वो भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आरएसएस जो अपना काम कर रही है, ये दोनों के पक्ष मैंने आपके सामने रख दिए हैं कि चूंकि 200 बरस होने वाले हैं, उनकी जमीन है ये आरएसएस की,
और वहां आरएसएस ने काम करना भी शुरू कर दिया, बल्कि अपना एक आदमी वहां भेज भी दिया। जिस तरह से हरियाणा में एक्टिव हो गए थे आरएसएस के कार्यकर्ता, इस तरह से महाराष्ट्र के अंदर भी वो एक्टिव हो गए हैं बहुत सारी जगहों पर। तो उन्होंने पूरा का पूरा, उन्होंने अभी हमारे सुबोध भाई ने बताया, फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई को, महाराष्ट्र को, ये दोनों ही नहीं खोना चाहते। गठबंधन कांग्रेस को भी बहुत ज्यादा जरूरत है मुंबई की, महाराष्ट्र की, और भारतीय जनता पार्टी को भी बहुत ज्यादा जरूरत है। लेकिन ये जो दो समीकरण मैंने आपके सामने रखे हैं, अगर इस समीकरण को पाने में कामयाब हो जाता है इंडिया गठबंधन या यूबीटी या ये शिवसेना वगैरह जो मैंने आपको बताया, तो उनकी एक अच्छी मार्जिन जीत आ सकती है, बशर्ते वो अंदरूनी और बाहरी का खेल बढ़िया करके खेलना है। एक बात। दूसरी बात यह है, इधर जो इनके तमाम के हथकंडे हैं उसको भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, जो गुजरात का वोट है, जो ओबीसी में जो उत्तरी भारतीय वोट है, वो भारतीय जनता पार्टी को पसंद करता है। ऊपर से ये बटोगे और कटोगे तमाम बातें करने लगे हैं। तो इन चीजों में मुझे लगता है कि फाइट जो है वो टक्कर की है, लेकिन उसके बावजूद भी उद्धव ठाकरे का 2.5 साल का कार्यकाल, अंदरूनी बाहरी की लड़ाई होने का अगर परसेप्शन वो बना देते हैं, तो मुझे लगता है कि महाराष्ट्र के अंदर एक अच्छी फाइट इंडिया गठबंधन देने वाला है। बस इनको एक काम ये करना है कि इनका जो मराठा वोट है, वो तो देखिए मान लीजिए ये 30% वोट माना जाता है, लगभग 52% वोट ओबीसी का कहा जाता है। इसके अंदर अगर उद्धव ठाकरे ने पूरी तरीके से इसको होल्ड कर लिया, शिंदे ज्यादा डेंट नहीं लगा पाए, और मुस्लिम वोट इनके पास है, और दलित वोट के ऊपर इन्होंने कंट्रोल कर लिया। क्योंकि ये देखिए इलेक्शन में चाहे कुछ भी करते रहिए, सीट वाइज हम बात करते रहेंगे, वहां का जो कैंडिडेट है ना महाराष्ट्र का, वो भी आधे दिमाग का ही रहता है। बहुत सारे ऐसे हैं, पता नहीं वक्त के मौके पे कहते हैं मैं लड़ना नहीं चाहता, कोई कह रहा है मुझे सिंबल नहीं मिल रहा है, कांग्रेस का विधायक भी कह रहा है मैं लड़ना नहीं चाहता। अरे तो फिर राजनीति काहे की कर रहे हो? राजनीतिक समझ ज्यादा नहीं है वहां के नेताओं में, जितनी यहाँ बिहार उत्तर प्रदेश में है, वहां के नेताओं में इतनी राजनीतिक समझ नहीं है। लेकिन अगर ये आला कमान के लोग, ये गठबंधन इस प्रकार से काम करते हैं जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं, तो महाराष्ट्र में एक बहुत ही अच्छी विक्ट्री इंडिया गठबंधन के पक्ष में आ सकती है। जी।